माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज हम करने वाले हैं एसपी का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं ये एसपी होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। और आपने 11th में भी एसपी पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया भी होगा कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। तो एसपी का फुल फॉर्म सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सेक्रेटरी वर्ड से बना हुआ है। सेक्रेटरी क्या काम करता है, प्रैक्टिस मतलब जो जॉब करता है। जब भी सेक्रेटरी बोलता है तो आपके दिमाग में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पर्सन आता होगा। खास करके अगर आप लोग तारक मेहता देखते हैं तो आत्माराम तुकाराम भिड़े आता होगा। तो वो क्या काम करता है, तो सेक्रेटरी क्या काम करता है, बेसिकली वो सोसाइटी संभालता है। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वैसे अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं। आपने लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर पढ़ा होगा। वैसे ही कोई इंडिविजुअल होता है ना, उनके भी सेक्रेटरी होते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको भी बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स होती है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे उसको ये सेशंस लेने होते हैं, मतलब जाना पड़ता है, विजिट्स होती है उसके जो कॉल्स होते हैं। तो वो सब कौन हैंडल करता है, शेड्यूल कौन मेंटेन करता है, वो सब उसका एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, पीए या सेक्रेटरी बोल सकते हैं हम उसको। ऐसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, तो उनके जो भी शेड्यूल्स है, जो भी फ़ोन्स है, जो भी उनके रूटीन्स है, वो सब मैनेज कौन करता है, सेक्रेटरी। लेकिन हम किसी पर्सनल पर्सन की सेक्रेटरी के ऊपर पढ़ने वाला नहीं है। उनके लिए कोई अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है। अभी जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है तो वो कौन से इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीशिप की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बंदा जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में किसकी बात कर रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 13 में रजिस्टर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता, वो ग्रेजुएट, वो क्वालिफाइड पर्सन होता है और वो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में CS भी बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। तो वो क्या काम करता है उसके बारे में वो सब चैप्टर्स थे। इसके लिए उसका नाम, सब्जेक्ट का नाम ही सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रखा गया। तो वो अभी हम यहाँ कंपनीज़ के ऊपर सब पढ़ने वाले हैं। 12th का पूरा लेसन कंपनीज़ के ऊपर है कि सेक्रेटरीज, बेसिकली जो कंपनीज़ में सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कंपनीज़ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब फुलफिल करना, कंप्लाई करना, प्रोविजंस। अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी चीज़ें एक रजिस्ट्रार होता है उसको देनी पड़ती है टाइम टू टाइम। नहीं दिया तो कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ों का, वो सारी जो लीगल प्रोविजंस है, वो सारे काम संभालना कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो हम इसी के साथ ही अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस के ऊपर। तो कॉरपोरेशंस मतलब हो गया कंपनी। तो कंपनी को फाइनेंस चाहिए, तो कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब कंपनी को फाइनेंस चाहिए। अभी कोई भी बिजनेस करने के लिए फाइनेंस एक लाइफ ब्लड होता है। विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस। इवन छोटे से छोटा बिजनेस भी आपको करना है तो आपको फाइनेंस चाहिए। तो कंपनी तो एक बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप कोई भी कंपनी को देख लो, उसका जो पेड अप कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल पता होगा आपको, जो बिजनेस में पैसा लगाया शेयर होल्डर्स ने, वो करोड़ों में होता है। कोई भी कंपनी को देखो 400 लाख 500 लाख करोड़ उनके कैपिटल्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो उतना पैसा कौन लगाएगा, उतना पैसा कहाँ से अरेंज करना है, उतने पैसे को कैसे हमें प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ये चैप्टर में दिया हुआ है। तो उसका बेसिक मीनिंग पढ़ने वाले। तो जैसे कि फाइनेंस हमारे जैसे कि हमारा ये ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ ब्लड, वैसे ही फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। फाइनेंस के बिना कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती। तो कंपनीज को फाइनेंस के लिए 2 चीज़ों पे डिपेंड रहना है। एक हेनरी फोर्ड ने एक बात कही है, वो पहले देख लेते हैं। हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं। हेनरी फोर्ड, ये आपने नाम सुना होगा, कौन है जरा याद करो। अगर आपने ओसी का चैप्टर नंबर 1 किया तो आपको याद होगा। हेनरी फोर्ड फादर ऑफ द मैनेजमेंट है, मॉडर्न मैनेजमेंट के वो फादर है। तो उसने एक बात कही है, मनी एक आर्म या एक लेग है, इधर यू यूज़ इट और लूज़ इट। कि मनी के बिना, फाइनेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे लिए हाथ और पैर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कंपनीज़ के लिए या जो कॉरपोरेशंस है उनको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। विदाउट फाइनेंस दे कैन नॉट इवन सर्वाइव। तो जो ये कॉरपोरेट फाइनेंस है, इसके मेनली अपने को 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। कि एक तो पैसा कहाँ से लाना है मतलब जमा करना है। बिजनेस करना है तो अपने को सबसे पहले पैसे चाहिए। अगर आप भी सपोज़
ग्रेजुएट हो गए, अभी आप 12th में आ गए हो, अभी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा पैसे कहाँ से लाए। मम्मी से ले, पापा से ले, फ्रेंड से ले, अंकल से ले, कहाँ से ले, रिलेटिव से ले, बैंक से लोन उठाए। तो हमारे पास भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, वैसे कंपनी के पास भी ऑप्शंस होते हैं। तो उनको पैसा रेज करना है, रेजिंग ऑफ फाइनेंस। रेजिंग मतलब जमा करना है, पैसे को इकट्ठा करना है। अभी जमा तो कर लिया, सपोज अभी कंपनी जमा कैसे करती है पैसे, तो इसके ऊपर हम सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ है और एक डिपॉजिट्स करके है। तो सेकंड चैप्टर में वही है कि कंपनी को कहाँ से पैसा मिल सकता है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है जो हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करके कंपनी पैसे ले सकती है। एक डिबेंचर इशू करके कंपनी ले सकती है, बैंकों से लोन ले सकती है, या कंपनी भी बैंकों की तरह डिपॉजिट भी लेती है। तो ये सारे चैप्टर्स है अपने, तो ये इसी के ऊपर है। ये टर्म छोटा है लेकिन बहुत बड़े मीनिंग है इन सब के। पैसे जमा तो कर लिए, ये क्या होता है, इससे इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब पैसा आया, ये हमारा क्या करता है, इनफ्लो। इनफ्लो ऑफ मनी बोल सकते हैं, इनफ्लो ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, वॉटेवर। और यहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब ये पैसा तो आ तो गया, बट इसको लगाना कहाँ है। यूटिलाइज मतलब यूज़ का करना है, का इन्वेस्ट करना है, या इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है या बेसिक आस्पेक्ट है कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू रेज द फाइनेंस मीन्स इनफ्लो, एंड वेयर वी हैव टू यूटिलाइज द फंड्स और इन्वेस्ट द फंड्स, इसको बोलते हैं आउटफ्लो। अब ये दोनों होता ही होता है किसी भी बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो तो आपको सबसे पहले कुछ पैसा लगाना होगा, जिनको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल बोलते हैं। तो आपको कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। बिना कैपिटल चाहे कोई भी बिजनेस हो, इवन जो हॉकर्स होते हैं वो भी छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, भले 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी रहेगा, बट उनको एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है अगर आपको रिटर्न चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने एक कंपनी खोल दी, कोई प्रोडक्ट बना रही है, सपोज केचप बना रही है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इसको खरीदने के लिए, केचप तो डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, हम लोग क्या खरीदेंगे, टोमेटोज खरीदेंगे। सपोज टोमेटो केचप है, तो जो टोमेटोज है वो अपना क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वो अपने को खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को पैसे चाहिए कि नहीं, तो वो खरीदा, फिर इसको प्रोसेस करेंगे हम, इसको बनाने के लिए फिर लोग रखेंगे, लेबर, उनको पैसे देंगे। इनको बनाने के लिए कोई मशीन चाहिए तो मशीन का पैसा लगेगा। रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं हम लोग बेसिकली, तो रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा लगेगा। तो जो यूटिलाइजेशन मेनली इकोनॉमिक्स टर्म में देखें तो चार होते हैं। एक खर्चा होता है रेंट का, या हम इसको बेसिकली लैंड बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स में। एक लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर, तीन चार होते हैं ये। तो अपने को ये पैसे से कंपनी बहुत सारे खर्चे करेगी, जैसे कि रेंट पे करेगी। अगर ज़मीन कंपनी कॉरपोरेट्स बहुत सारे लीज पे चलती है, वो खुद का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करती जगह के ऊपर फालतू में, तो वो लोग क्या करते हैं, भाड़े पे जगह लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो उसका खर्चा। उनके यहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं तो उनकी पगार, उनकी सैलरी देनी होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं तो उनको पे करना है, मशीन खरीदना है, तो वो सब उनका यूटिलाइजेशन है फाइनेंस का। तो हम लोग आगे देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं अभी फाइनेंस मैनेजर क्या काम करता है। कंपनीज का जो मैनेजमेंट का फंक्शन, ये आपने देखा होगा प्रिंसिपल्स, हेनरी फोर्ड ने जो दिया हुआ है, हेनरी फ्यूल ने दिया हुआ है कि इसमें एक फंक्शन है डिवीज़न ऑफ लेबर का। तो कंपनीज में भी जो काम होता है ना, जो लेबर है वो बांटा गया है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर्स रखे हैं। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को रखा गया है, मैनेजर्स को रखा गया है। मैनेजर्स क्या काम करते हैं आप जानते हैं, मैनेज करते हैं। तो फाइनेंस का काम कि भाई पैसे जमा करने हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इसके आगे, कि रेज करना फंड्स को और उसको यूटिलाइज करना, ये दो काम होते हैं मेन इनके। तो फाइनेंस मैनेजर का यही काम है कि पहले फाइनेंस को रेज करना है, और सबसे पहला काम क्या है उसका, एडुकेट फाइनेंस मेंटेन करना है। एडुकेट फाइनेंस क्या होता है, सफिशिएंट। अभी कंपनी में सपोज 10 लाख की जरूरत है तो ऑलवेज 10 लाख होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कोई फ्री में तो पैसे देता नहीं है कि भाई जो 10 लाख की जरूरत है और बैंक से जाके 20 लाख का लोन लेके आया, तो 10 लाख के ऊपर तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा ना अपने को। तो अपने को उतनी ही पैसे रेज करने जितनी ज़रूरत है, ना उससे कम होगा तो भी इश्यूज़, कंपनी काम नहीं कर पाएगी प्रॉपरली स्मूथली, अपने एक्सपेंसेस नहीं कर पाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, जिस पर्पज़ के लिए लिया वो फुलफिल ही नहीं होगा, और ज़्यादा होगा तो भी इश्यूज़। तो हमेशा राइट फाइनेंस होना चाहिए, इसका मतलब न कम
ना ज़्यादा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, राइट सोर्स ऑफ फंड्स। अभी फाइनेंस जमा करना है तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको बिजनेस करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वैसे सेम वे कंपनीज के पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं। जैसे कि कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, सबसे बेस्ट। तो मेनली इसके इसमें जो मेनली दो सोर्स क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक होता है तुम लोन ले लो, जिसको डेट बोलते हैं या लोन बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा खुद का ओन फंड, और ये डेट फंड होता है। अभी ओन फंड मतलब कंपनी शेयर इशू करके जो पैसा आता है कंपनीज को, वो ओन फंड। डेट फंड जो कंपनी लोन लेती है, लोन कैसे लेती है, डिबेंचर इशू करके, बैंकों से लोन लेती है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनसे लोन लेती है, डिपॉजिट्स लेती है, बॉन्ड्स इशू करती है। और ओन फंड मतलब जो ओनर लगाते हैं। ओनर कौन से लगाते हैं, शेयर्स पे। शेयर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मेन दो फिलहाल याद रखो, इक्विटी और प्रेफरेंस, बाद में इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। और डेट मतलब डिबेंचर्स, फिलहाल आप याद रखो। डिबेंचर्स मतलब कंपनी एक तरह का लोन ले रही है, और ये कंपनी के ओनर के पैसे हैं। जैसे कि हम बिजनेस करने के लिए खुद के पैसे लगाते हैं, तो वो ओनर्स के पैसे होते हैं, उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और एक लोन लेते हैं जिनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया है। अभी इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, हम बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं, हमारा मेन इंटेंशन क्या है, मोटो क्या है बिजनेस करने का, टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए ना। जैसे कि कोई इंसान जॉब क्यों करता है, सैलरी कमाने के लिए। वैसे यहाँ पे बिजनेस करने का मेन इंटेंशन या मोटो क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। ये लोग कंपनी को पैसे क्यों दे रहे हैं, बैंक कंपनी को पैसे क्यों देती है, बैंक हमको लोन क्यों देती है, बैंक को कुछ मिलता होगा ना इसके लिए। क्या मिलता है बैंक को, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, बैंक इंटरेस्ट कमाती है। ये भी इनकम ही है, इनकम के नाम अलग अलग है। एक इनकम जो शेयर होल्डर कमा रहा है उसको प्रॉफिट बोलते हैं या डिविडेंड बोलते हैं इसको। एक जो बैंक कमा रही है या जिसने लोन दिया है वो कमाता है तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो उसकी इनकम फिक्स होती है ऑलवेज। कि भाई किसी ने 10 लाख लिया तुमने बैंक से, सपोज तुमने 10 लाख लिए बैंक से, तो बैंक बोलेगी मैं इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लूँगी जो भी रेट रहेगा। तो आपको हर साल 1 लाख रुपए पे करना है। तो आप ज़्यादा कमाओगे तो बैंक ज़्यादा मांगने नहीं आएगी, और आप बोलोगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो बैंक तुमको छोड़ेगी नहीं, भाई पैसे नहीं है तो मत दो, ऐसा नहीं है। तो तुमको वो पे करना ही करना है। तो सेकंड समझा आपको। तो हमें राइट सोर्स चाहिए, या तो हम खुद का पैसा लगा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर चॉइस है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा लोन ले लिया तो भी इश्यूज आएंगे। ज़्यादा लोन लिया है तो फिर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा आपको, और नई कंपनी है, प्रॉफिट नहीं है, तो लोन का इंटरेस्ट कैसे चुकाएंगे, 10 लाख भी चुकाना पड़ेगा वो अलग से, तो वो इश्यूज आएंगे। तो डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खुद का पैसा लगा दिया ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या, वो हम आगे देखेंगे वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब खुद का पैसा ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर हमें मार्केट से पैसे सस्ते मिलते हैं ना तो मार्केट से पैसे उठाने चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल देकर तो आपको समझाता हूँ। सपोज 10 लाख मेरे पास चाहिए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, खुद का पैसा या लोन का पैसा। अगर मैं खुद का पैसा लगाता हूँ सपोज, और मैं प्रॉफिट कमाता हूँ 20%, ठीक है, मैं 10 लाख लगा रहा हूँ और 20% कमाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना में हाथ में आएगा, 2 लाख आएगा। अभी मैंने लोन तो नहीं लिया। इस केस में सपोज मैंने ये पार्ट 10 लाख चाहिए था, मैंने खाली खुद का पैसा लगाया, लोन नहीं लिया, तो मेरे हाथ में कितना पैसा आया, नेट 2 लाख आया, क्योंकि मुझे किसी को पे नहीं करना है सपोज, और कोई दूसरा खर्चा है ही नहीं। अभी सपोज मैंने 10 लाख का लोन ले लिया, तो मुझे इनको कितना देना है, 1 लाख देना है, तो 2 लाख कमाऊंगा मैं, बरोबर। 2 लाख में से 1 लाख इनको दे दिया तो मेरे पास 1 लाख बचा, प्लस मेरे जो 10 लाख है वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करके अलग से कमा सकता हूँ, तो वो फ़ायदा। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना तब मार्केट से पैसे उठाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे कितना कमा रहे हैं, 20%। जितना चाहिए उतना मार्केट से पैसा उठा लो, सीधा तुम डबल कमाओगे। तुम बिना खुद का पैसा लगाए तुमको 1 लाख रुपए मिल रहा है यहाँ पे, मतलब टोटल 2 लाख मिल रहा है, एक इनको देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट का, तो आपके पास नेट कितना बचा, 1 लाख बचा ना। 10% अगर इनका शेयर देखे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो 1 लाख वो लेके जाएंगे, बाकी का 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख अपना, मतलब हमने दूसरों के पैसों से धंधा किया, बिजनेस किया, और हम भी कमाए और वो भी कमाया, समझा। तो यहाँ पे वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि खुद का पैसा कितना लगाए, लोन कितना ले,
ठीक है, तो वो सेकंड पॉइंट में कवर होता है कि ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का पैसा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक तो जो प्रॉब्लम हमने देखी, और लोन ज़्यादा ले लिया तो कंपनी बंद हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट है यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली। अभी हमने जो पैसे लिए हैं उनको इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, या तो गुड्स बना के बेचने हैं, कैपिटल एसेट्स खरीदनी है, मशीन है उनको खरीदना पड़ता है, लेबर को है उनको पगार देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, तो वो भी अच्छे से करना है इफेक्टिवली, मतलब मिनिमम वेस्टेजेस होना चाहिए, लॉसेस नहीं होना चाहिए। और जो भी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, तो कम से कम सस्ता से सस्ता लोन कहाँ मिलता है, मतलब विदाउट हैवी बर्डन, कंपनी को भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। और ओनर को मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए। अभी ओनर मतलब ये जो शेयर होल्डर्स है, ये वाले जिसने कंपनी के शेयर कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज किसके लिए काम कर रही है, कंपनीज किसका फ़ायदा चाहती है, ओनर्स का। ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स। तो उनको फ़ायदा कब होगा, जब नुकसान लॉसेस कम से कम होंगे तब वो मैक्सिमम रिटर्न्स कमाएंगे ना। तो ओनर्स को कैसे मैक्सिमम इनकम मिल सकती है, तो ये फाइनेंस मैनेजर को देखना है। तो पैसे ऑलवेज सफिशिएंट होने चाहिए, पैसे कहाँ से रेज करने हैं, कौन से बेटर सोर्सेस है कंपनी के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो इसमें से बेस्ट कौन सा है वो चूज़ करना है। फिर उनको कैसे यूज़ करना है, फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि ओनर्स का फ़ायदा क्या हो, मैक्सिमम हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं उसको। तो 10 सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए, एक एक हम डिस्कस करते हैं। पहला हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा आपकी, कैसे, जैसे कि सपोज आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, आपको कोई शॉपिंग करनी है, कुछ लेना है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी फाइनेंस के ऊपर, आपके पास कितने पैसे उसके ऊपर आप खर्चे भी करेंगे। तो कंपनीज को भी जब बिजनेस करना है तो वो देखेगी उसके पास फाइनेंस कितना है, या कितना वो फाइनेंस रेज कर सकती है। जितना ज़्यादा फाइनेंस होगा ना उतनी बड़ी कंपनी खोल सकते हो आप। अगर आपको कोई 10,000 रुपीज़ दे तो आप बहुत बड़ी कंपनी खोल सकते हैं क्या उससे, ऑफकोर्स नहीं खोल सकते। तो डिसीजन मेकिंग में कैसे हमारी हेल्प करेगा, हम बहुत सारे डिसीजंस लेने तो डे टू डे, कि कंपनीज को कैपिटल कितना रेज करना है, तो कंपनीज को कैपिटल कितना रेज किया उसके हिसाब से कितना वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कितने बड़े बिजनेस कर सकती है। तो इसको जो डिसीजन लेना है कि ये जो बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करना है, कभी कभी बिजनेस करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे अपने पास, कि सेकंड बिजनेस में डाले, फर्स्ट में डाले, थर्ड में डाले, फोर्थ में डाले, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो वो बिजनेस उसको चूज़ करना है कि बेस्ट बिजनेस कौन सा उसके लिए है, कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा वायबल भी है। ऐसा नहीं कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो 4 साल में बंद हो गया, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कौन सा बिजनेस करें, ऐसा जिसकी लाइफ बहुत परपेचुअल हो, लंबी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो वो बिजनेस हमें कैसे कर सकते हैं, फाइनेंस अपने को हेल्प करता है वो डिसीजन लेने में। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। हमको कोई बिजनेस करना है, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन तो भी आप बड़े कैपिटल्स रेज करके बिजनेस कर सकते हो, शेयर इशू करके। अगर सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि आपने एक कंपनी खोल दी, ठीक है, और आपको हर एक पर्सन, अगर इंडिया में सपोज़ आपने शेयर इशू कर दिया पूरे इंडिया में, और हर एक इंसान ने 1 रुपये लगा दिया आपके प्रोजेक्ट में, अगर सब 1-1 रुपये भी लगा दे तो आपके पास 135 करोड़ जमा हो जाते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, 1 रुपये कोई भी लगा सकता है, लेकिन ये कितना बड़ा सेविंग क्रिएट करता है, कितना बड़ा पूल क्रिएट करता है। तो वैसे ही ये जो शेयर मार्केट है, वैसे ही शेयर्स इशू करके हम बहुत सारे पैसे रेज कर सकते हैं। तो ये हमारा हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनीज बहुत सारी रिसर्च करती रहती है, जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में आप देखोगे कोरोना वायरस का, तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं जो अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है रिसर्च करने में, कि ऐसी मेडिसिन बनाए जिससे जो पेशेंट्स है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, और उसके जो रिजल्ट है वो मेडिसिन सक्सेसफुल हुआ तो ही मिलेगा आपको, अदरवाइज़ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब वेस्ट हो गया। तो ये सब रिसर्च करने के लिए पैसे कौन देता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि हम बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं और नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। मेडिसिन्स नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसे रिसर्च करती रहती है, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल्स में देख लो, नई नई कार हर साल आती रहती है, मोबाइल्स देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जहाँ पे लेटेस्ट पीस हमेशा आते रहते हैं। तो कैसे आ सकते हैं, जब रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। तो
रिसर्च में हम कोई नया चीज़ ढूंढते हैं, और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है ना उसको और बेटरमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे नए नए फीचर्स ऐड करें, नए नए फंक्शंस ऐड करेंगे, नए नए उसके बेनिफिट्स हम ढूंढ सकें। फिर स्मूथ फंक्शनिंग बिजनेस को हेल्प करता है। स्मूथ फंक्शनिंग में बिना फाइनेंस के बिजनेस स्मूथली काम नहीं कर सकता। अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने पगार नहीं दी, चलो 1 मंथ वो लोग चलेगा, 2 मंथ चलेगा, लेकिन वो कब तक ऐसे जाने देंगे? अगर आपका पैसा नहीं है तो आप उनको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो सब प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, आपकी कंपनी का रेपुटेशन, गुडविल ख़राब हो जाएगा। और भी है बहुत सारे कंपनीज़ के पास पैसे नहीं है तो कंपनी गुड्स नहीं खरीद पाएगी, गुड्स नहीं खरीदेगी तो वो सेल नहीं करेगी, सेल नहीं करेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। इवन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी, उस कंपनी में कौन पैसे इन्वेस्ट करेगा? जो कंपनी पैसे नहीं देगी, डिविडेंड नहीं देगी, उस कंपनी को लोन भी नहीं देगी बैंक, बोलेगी ये कंपनी में पैसा डालेंगे तो ये कंपनी के पास ताकत ही नहीं है इंटरेस्ट पे करने की, तो कंपनी का पूरा जो बिजनेस है वो प्रॉपर चल ही नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कंपनी में। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कोई कंपनी है जो गुड्स खरीदती है, रॉ मटेरियल्स, और उससे वो फिनिश गुड्स बनाती है। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था, टोमेटो खरीदा और उसका केचप बनाया, तो टोमेटो तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गया और जो केचप बनाया वो फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है। तो ये परचेस का काम करने के लिए हमने एक परचेस मैनेजर रखा था, उसको दे दिया कि भाई तू सामान खरीद और उसको आगे पास कर जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो ये क्या करता है, सामान खरीद के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेचता है, प्रोडक्शन मैनेजर को। फिर प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, गुड्स बनाएगा, उससे गुड्स बना के सेल वाले को देगा कि भाई तुम बेचो उसको, तो सेल्स मैनेजर के हाथ में जाएगा वो, या सेल्स डिपार्टमेंट बोल दो, उसके हाथ में जाएगा। फिर सेल्स डिपार्टमेंट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला रहेगा उसको देगा कि भाई ये सामान लेके आओ, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को जाएगा। तो अगर सपोज कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी गुड्स खरीद नहीं पाएगी, अभी परचेस नहीं कर पाएगी वो। अगर तुम खरीदोगे नहीं सामान तो प्रोडक्शन रुक जाएगा तुम्हारा, तो इसका काम बंद हो जाएगा। इसका काम बंद हो गया तो ये क्या बेचेगा? प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो बेच नहीं सकते, बेचोगे नहीं तो बांटोगे क्या? तो ये भी बंद हो जाएगा। मतलब एक काम बंद हो गया तो उसकी वजह से सारे काम बंद हो गए। इवन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, अकाउंटिंग का काम बंद हो जाएगा तुम्हारा, जो सप्लायर है तुम्हें गुड सप्लाई नहीं करेंगे, तो बहुत सारी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। तो एक की वजह से स्मूथ फंक्शनिंग कंपनी की अटक गई, तो इसी को बोलते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपनी का जो है एक्टिविटीज़ का वो खराब हो जाएगा अगर फाइनेंस नहीं है तो। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अगर आपके पास पैसे है तो आप नई ब्रांच खोल सकते हो, कंपनीज को बढ़ा सकते हो, आगे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, या डाइवर्सिफाई कर सकते हो कंपनी को। एक्सपांशन करना मतलब एक नई ब्रांच खोलना जैसा हो गया कि आपकी एक ब्रांच है ऑलरेडी और एक ऑलरेडी आपने दूसरी स्टार्ट की है सेम बिजनेस में। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप नई लाइन में जा रहे हो बिजनेस की। जैसे कि आपने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, टाटा के बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट भी है, जैसे कि टाटा सॉल्ट भी बनाता है, टाटा टी भी बनाता है, टाटा कार भी बनाता है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन में भी है। तो उसने अपने बिजनेस को क्या किया, डाइवर्सिफाई किया हुआ है। मतलब कल से उसकी अगर नमक बिकना बंद हो गया तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास और भी अलग अलग बिजनेस है जहाँ से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। कभी टाटा टी बंद होगी तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये फ़ायदा होता है, अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो, एक चीज़ बंद हो गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी चीज़ें से आप पैसे कमा सकते हो। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो जाते हैं उनके पास। फिर मैनेजिंग रिस्क, तो रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया। तो कंपनी को रिस्क मैनेज करने में भी फाइनेंस हेल्प करता है। सपोज अभी जैसे कि अभी ये कोविड-19 चल रहा है तो बहुत सारे बिजनेसेस लॉसेस में चल रहे हैं, तो भी वो लॉसेस में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को बनाए रख सकते हैं, तो फाइनेंस की मदद से। तो बैंक्स ने उनके बहुत सारे जो लोन्स है वो अभी डिले कर दिए ताकि वो अपने पैसा आराम से भर सके, आराम से इंस्टॉलमेंट को डिले कर दिया है। तो उसका रिस्क को, उसके लॉसेस को, अभी इनिशियली कंपनीज क्या होती है, लॉसेस में चलती है, नई नई कंपनी है, तो उन लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करना है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सर्वाइव कर सकते हो भले ही लॉस में भी है। जैसे कि तुमको सपोज 1 लाख रुपए का खर्चा होता है हर साल या हर महीने, सपोज 1 लाख का हर साल ईयरली पर एनम का खर्चा है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो तुम 10 साल तक बिना प्रॉफिट के भी बिजनेस कर सकते हो। तो 1 लाख इंटू 10 करोगे तो 10 लाख आ गया।
तो वो रिस्क कैसे मैनेज करता है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लॉसेस में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। एसेट्स आप सब जानते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी ले लो, फर्नीचर ले लो, बिल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो। तो कंपनी इसको बिजनेस करने के लिए ना एसेट्स चाहिए। कंपनी को बिजनेस करने के लिए ना एसेट्स चाहिए। जैसे कि ये टोमेटो, मैंने एग्जांपल लिया, टोमेटो से केचप बना रही है कंपनी, तो केचप बनाने के लिए उसको कुछ मशीन्स भी चाहिए रहेगी, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो मशीन की एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि एक बार मशीन लिया तो वो सालों साल चलती रहेगी। वो डेप्रिशिएबल एसेट है, हो सकता है 2 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी उसकी एक लाइफ रहेगी। सपोज एक मशीन लिया, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो 10 साल तक चलेगी। फिर 10 साल के बाद उसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, तो नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम्हारे पास फाइनेंस है तो तुम ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हो, न्यू एसेट्स ले सकते हो। इवन यू कैन गो फॉर मॉडर्नाइजेशन। अभी जैसे कि हम स्मार्टफोन्स देखते हैं, अगर आप अभी भी नोकिया, जैसे कि नोकिया था पहले, बहुत चलता था, अभी नोकिया इतना नहीं चलता। नो डाउट उसने माइक्रोमैक्स ये विंडोज़ के साथ टाइप कर लिया, उसके बाद उसके फ़ोन्स आते हैं, लेकिन अभी भी उसका इतना अच्छा या स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम पे अपना मॉडिफिकेशंस नहीं किया, उसने मॉडर्नाइजेशन पे नहीं गया वो, जितना कि सैमसंग गया था। इसके लिए सैमसंग वो सक्सेसफुल रहा। तो टाइम टू टाइम अपने एसेट्स को क्या करना पड़ता है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है टाइम टू टाइम। नहीं तो क्या होगा, हम पिछड़ जाएंगे, हमारा बिजनेस भी बंद हो सकता है इवन। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अभी हमने यहाँ पे 2 पार्ट देखे थे स्टार्टिंग में, एक शेयर वाला और एक डिबेंचर वाला, आपको याद होगा। शेयर होल्डर को हम प्रॉफिट देते हैं, तो प्रॉफिट का जो एक पार्ट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनीज के पास जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ना, 2 होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या फंड 2 होते हैं। एक होता है खुद का पैसा, ओन, और एक होता है लोन वाला या डेट फंड। अब ये जो पैसा शेयर्स में होता है बेसिकली, उनको रिटर्न मिलता है, वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड उनकी इनकम होती है शेयर्स के ऊपर। ये जो पैसे लगाते हैं ना, वो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं डिबेंचर से। डेट फंड में बैंक लोन वगैरह भी आ गया, हम लोग एग्जांपल के लिए ले रहे हैं डिबेंचर्स, उनको मिलता है इंटरेस्ट। अभी दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो ओनर है वो क्या कमाता है? डिविडेंड। अभी कंपनी में आपको पता होगा कि मैनेजमेंट और ओनरशिप बोथ आर डिफरेंट। जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, और जो मैनेजर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है ना, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती कि इतना कमाया तो सबको बांट दो, ऐसा नहीं करती। कंपनी उसमें से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। तो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। और कुछ पैसा है वो नहीं बांटेगी, सारा प्रॉफिट क्यों बांटने का? आप भी जो इनकम कमाते हो क्या सारी खर्चा करते हो? कुछ तो सेविंग करते रहोगे ना। तो कंपनी भी सारा पैसा खर्चा नहीं करती, वो कुछ पैसा रखती है, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। डिटेल में हम इसको 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे ये क्या होता है। ऐसा समझ लो फिलहाल ये रिजर्व है उस कंपनी का जो नहीं बांट रही है कंपनी, और ये डिविडेंड जो कंपनी क्या कर रही है? बांट रही है। तो डिविडेंड देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए पैसे तो चाहिए कि नहीं? कैश नहीं रहेगा तो डिविडेंड कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट कैसे पे करोगे? इंटरेस्ट तो आप सब जानते हो, तुमको देना ही देना है, प्रॉफिट हो या मत हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिक्स डिविडेंड तुमको हर साल देना ही पड़ता हुआ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। बहुत सारे गवर्नमेंट को टैक्सेस भरने पड़ते हैं। अगर टैक्सेस का हम बाइफरकेशन देखें तो 2 मेन टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं, और डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनी भरती है। और बहुत सारी फीस कंपनी को भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो फीस भरती है ना, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फीस भरती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फीस बोलते हैं। बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह भी भरनी पड़ती है अगर टाइम टू टाइम आरओसी के जो रूल्स है, कंपनीज एक्ट के रूल्स है, जो कंप्लाई नहीं किए तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा जो इम्पोर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट जो भी पेंडिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।